हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस किया था, जो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आपकी पहली वीडियो थी। यानी कि हमने इसमें समझा था कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होते हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं या इनके प्रकार कितने हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो बेटा हम टाइप समझने से पहले इसको किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं इस बात को समझ लें। जैसे मान लो आप 10th के स्टूडेंट हो तो कई बेसिस पे आपको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे मीडियम के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आपके बोर्ड वाइज आपको क्लासिफाई करें तो CBSE, ICSE, UP बोर्ड और भी तमाम आप अपने स्टेट बोर्ड से हो सकते हो। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि हम केमिकल इक्वेशंस को क्लासिफाई करने से पहले ये समझ लें कि हम किन बेसिस पे इनको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। से दैट ए नंबर एट द बेसिस ऑफ रेट या स्पीड। रिएक्शन की रेट क्या है, क्रिया की दर क्या है, रिएक्शन की रेट क्या है, इसके बेसिस पे आप रिएक्शन को क्लासिफाई करते हो टू क्लासेस में, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। बी नंबर क्लास है बेटा एट द बेसिस ऑफ, जो सेकेंड बेस है, एट द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता के आधार पर। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग मैनेज करेंगे इसको बेटा। उत्क्रमणीयता के आधार पर इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्लास मिलता है बेटा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। थर्ड बेस जो है एट द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें बेटा होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इन तीन के अलावे एक फोर्थ है जो आपके किताबों में मेनली वही दिया जाता है, इनको इग्नोर कर देता है एक तरह से आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। रेट के बेसिस का मतलब कोई रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, दर या वेग के आधार पर। रिवर्सिबिलिटी मतलब उत्क्रमणीयता होता है बेटा हिंदी में। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कोई रिएक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब A to B बन के रिएक्शन खत्म हो जा रही है, या A से B बन रहा है और फिर B से A बन रहा हो। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो ये रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे एक उत्क्रमणीय, दूसरा अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हीट एक्सचेंज के बेसिस पे रिएक्शन टू कैटेगरी में कन्वर्ट क्लासिफाई की जाती है बेटा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा क्लासिफिकेशन। बाकी आपने अपने टेक्स्ट बुक में जरूर देखा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, योगात्मक अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जिसको बोलते हो, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये क्लासेस डी नंबर में आते हैं। इसको आप ये क्लास एक तरह से देख लीजिए, ABC बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डी नंबर बेसिस है उसको हम लोग समझ सकते हैं बेटा, ये है एट द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किस ढंग से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उत्पाद बनने के हिसाब से कितने क्लास बनते हैं। तो इसमें जैसे एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यही आपकी मेन है, जो डी क्लास है यही मेन है। बाकी 3 क्लासेस को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन इनको बोलते हो। योगात्मक क्रिया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक क्रिया। सेकेंड है इसका बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हो विघटन या वियोजन अभिक्रियाएं।
विघटन अभिक्रियाएं, ये 4 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, ताप अपघटन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, और एक हाइड्रोलिसिस आता है बेटा, हाइड्रो डिकम्पोजिशन। हाइड्रोलिसिस मतलब टेम्परेचर हीट दे के, इलेक्ट्रिसिटी दे करके, फोटॉन्स लाइट दे करके तोड़ा जाएगा। हाइड्रो यहाँ वाटर के प्रेजेंस में, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तीसरा है बेटा सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसी को आप सब्स्टिट्यूशन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हो। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोली जाती हैं, मतलब एक ग्रुप गया उसकी जगह किसी दूसरे ग्रुप ने ले लिया। फिर होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। दो, एक जाएगा एक आएगा, उसमें से भी एक जाएगा दूसरे में से भी एक आएगा। और इसी के जैसा एक आप पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ साथ होंगी। ये क्या है, इनको हमें अच्छे ढंग से जानना है। हिंदी में योगात्मक अभिक्रियाएं, विघटन अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हो, इसी में आपने पिछले क्लास में अवक्षेपण समझा था थोड़ा सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो इसी का एग्जाम्पल होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी का एग्जाम्पल होता है। तो हम लोग इनको एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि इसके लिए भी आपको पूरी एक क्लास लेनी होगी। हम लोग आज ABC टाइप्स को समझेंगे, जिसमें फास्ट एंड स्लो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल को डिस्कस करना है। तो आ जाइए आप पहले क्लास पर। आपको याद होगा बेटा कि हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन कहां से आए, केमिकल चेंजेज हुए, उसमें न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज बने, कुछ रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का। तो आपने अपने डेली लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे होंगे जो स्लो होते हैं, बहुत से केमिकल चेंजेस आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पीड या रेट के बेसिस पे। रेट के बेसिस पे, इस आधार पर आप 2 तरह की रिएक्शंस पाते हो बेटा, एक फास्ट रिएक्शन और दूसरी होती हैं स्लो रिएक्शंस। स्लो केमिकल रिएक्शंस जो हैं, धीमी गति की, इसको बोलते हैं तीव्र क्रिया, तीव्र क्रिया और मंद क्रिया। तीव्र क्रिया और मंद क्रिया क्या क्या है बेटा? जैसे आप खुद सोचिए, आपने अपने डेली लाइफ में क्या कोई केमिकल चेंज देखा है जिसमें बहुत दिनों में कन्वर्जन हो? तो एक तो सिंपल सा एग्जांपल है, मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही बनना। लग जाता है ना 1 दिन का टाइम लगभग। तो 1 दिन का टाइम बहुत टाइम हुआ बेटा। ऐसे ही शुगर केन जूस जो होता है या ट्रिकल जो आप समझ लो, ट्रिकल सीरा, चाशनी, उससे एथिल अल्कोहल बनता है बेटा, फर्मेंटेशन मेथड से, किण्वन विधि से। किण्वन या फर्मेंटेशन बोलते हैं बेटा इसको, आगे आप 12th में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन मेथड से इसको बनने में लगभग 3 to 4 डेज लगते हैं, 3 से 4 दिन लग जाते हैं, है ना। अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपने सुन रखा होगा कि कछार वगैरह में, अरहर के खेत वगैरह में बैठ के वैज्ञानिक बनाते हैं कच्ची शराब, है ना, यही एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो उसमें कितने टाइम लग जाते हैं? कम से कम 3 to 4 डेज लग जाता है ना। डिस्टिलरी में भी बनता है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसमें भी 4 to 5 डेज, 3 days to 5 days लग जाने वाले हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, एस्टिक एसिड जब बनाते हो आप, इसी से शुगर जूस से आप एस्टिक एसिड बनाते हो, तो उसमें भी एस्टिक एसिड मतलब विनेगर, सिरका जो बनाया जाता है, वो तो लगभग 2 to 3 मंथ्स का टाइम ले लेता है, 2 से 3 महीने, है ना। खासकर देहात में बनाया जाता है इन मेथड से, सिरका वगैरह, विनेगर बनाया जाएगा। तो ये स्लो प्रोसेसेस हैं बेटा, धीमी गति से चलने वाले।
जैसे अगर कैटलिस्ट ना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, डायरेक्ट रिएक्शन से H2O बनने की जो रिएक्शन है हजारों साल लग जाएंगे, 1000 ऑफ ईयर्स लग सकता है। हाँ, कैटलिस्ट ना हो तब। तो ये रिएक्शन को आप किस कैटेगरी में डालोगे? स्लो रिएक्शन वाली कैटेगरी में डालते हो। फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी क्या है? आपने जैसे NaOH में HCl मिलाया बेटा, ये Na+ है, OH- है, H+ है, Cl- है, तुरंत इनके नेगेटिव आयन इनके पॉजिटिव आयन के पास जाएंगे, इनका पॉजिटिव आयन इनके नेगेटिव आयन के पास जाएगा और ये बनाएगा Na+ HCl, Na+ H2O। अब ये आयनिक रिएक्शन थी। तो अमूमन जो आयनिक रिएक्शंस हैं, जो आयनों के बीच में होती हैं क्रियाएं, वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। और जो कोवैलेंट वाली रिएक्शन है, आगे आप पढ़ेंगे या 9th में आपने पढ़ा होगा आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध वाली क्रियाएं होती हैं वो स्लो होती हैं, और जो आयनिक रिएक्शन वाली कैटेगरी होती है वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी होती है। तो ये तो हमने रेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया रिएक्शंस को। अब इसके बाद बारी है रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे बेटा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम बी कैटेगरी क्या है, एट द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता के आधार पर। उत्क्रमणीयता के आधार पर क्या मतलब है बेटा? कि जैसे मान लो 2 टाइप की रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट A टू B तक हम गए, फिर B से A में वापस कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। मान लो जिन सिचुएशन में, जिन टेम्परेचर प्रेशर पर A से B बन रहा था, मान लो 100 डिग्री पे A टू B बना, और जब आपने टेम्परेचर 100 डिग्री का हटा दिया, हीट प्रोवाइड करना बंद कर दिया, लेकिन B फिर से A में नहीं बदला, तो आप उसको इस ढंग से लिखते हो, A टू B केवल एक डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ती है। लेकिन अगर बेटा हमने 100 डिग्री पे A को B में कन्वर्ट किया, और जैसे 100 डिग्री का टेम्परेचर देना बंद किया, फिर हमें B टू A मिल गया, मतलब रिवर्स हो गई रिएक्शन, वापस चले आए, हम जहां से चले थे वहीं चले गए। तो इस कैटेगरी की जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इस कैटेगरी की जो आप रिएक्शन देखते हो वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको बोलते हो आप। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, इसमें केवल एक डायरेक्शन है, यहां इधर से भी इधर से भी, मतलब यहां फिक्स है कि A रिएक्टेंट है, A अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और B उत्पाद है, प्रोडक्ट है। यहां पर क्या है बेटा? ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो A से B तक जाने की, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया। A से B, और B से जब आप A की तरफ आ रहे हो तो इसको बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया। ठीक है, A टू B फॉरवर्ड, B टू A बैकवर्ड। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट A है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जा रहा है? B हो जा रहा है। वहीं फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? B, और बैकवर्ड रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? A टू B, B टू A। तो ये होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक एक एग्जांपल देखिए। जैसे आपने CaCO3 को हीट प्रोवाइड किया, आगे पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा। लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, मार्बल, डोलेमाइट, खड़िया, इसका फार्मूला, ये जो भी आप सुने हैं सब्सटेंसेस, ये CaCO3 होते हैं। तो ये CaO एंड CO2 में ब्रेकडाउन इसका होता है, CO2 इवॉल्व होकर चली गई, लिबरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया, अब ये चला गया। अब ऐसा नहीं है कि CaO में CO2 ऐड होके फिर से CaCO3 बनाने वाला है, तो ये एक डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब यहाँ पे CaCO3 रिएक्टेंट है,
CaO और CO2 क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। वहीं क्या है बेटा, अगर आप इसको देखो, एक रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, आगे आप पढ़ेंगे यहाँ कैटलिस्ट फेरस आयरन और मॉलिब्डेनम होते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, बट अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी क्या है देखो, N2H2 मिलते हैं बेटा, अमोनिया बनती है, एक तरफ अमोनिया बन रही होती है, दूसरी उसी उन्हीं सिचुएशंस में अमोनिया जो है डिसोसिएट होकर फिर से N2 और H2 बनाती रहती है। मतलब ये है कि यहाँ 2 टाइप की रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं, एक में N2H2 से अमोनिया बनना और दूसरे में अमोनिया से N2 और H2 का बनना। तो ये जो N2H2 से अमोनिया की तरफ आप जा रहे हो, इस रिएक्शन को बोलते हो फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर जब आप अमोनिया से N2H2 की तरफ आ रहे हो बेटा, तो उसको बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे 12th में, 11th लास्ट में, कि जब दोनों रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है तो उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं, वो बात का मैटर है। फिलहाल ये रहा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रहा बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट N2 एंड H2 है, प्रोडक्ट अमोनिया है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अमोनिया रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कौन है, N2 एंड H2 है। तो ये रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शंस मिली हैं आपको, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। तो अब हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, जो कि है तीसरे बेसिस की बात करते हैं, जिसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है फर्दर 2 क्लासेस में, हीट एक्सचेंज के बेसिस पर। हीट एक्सचेंज के बेसिस पे बेटा, एट द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, उष्मा की लेन देन, उष्मा विनिमय के आधार पर भी 2 टाइप की होती हैं रिएक्शंस। कौन कौन सी, एक होता है बेटा इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, और दूसरा होता है बेटा एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी। इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है रिएक्शंस? इंडोथर्मिक का मतलब ये हुआ बेटा, देखो नाम से ही क्लियर है कि इसमें हीट ली जाएगी और इसमें हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी हीट कहीं ना कहीं। जैसे CaCO3 था, इसको आपको CaO एंड CO2 में तोड़ना था, तो आपको यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें। इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो एरो पर भी, जैसे PCl5 है, इसको आप यहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हो, PCl3 एंड Cl2 बना। मतलब आपने रिएक्टेंट को हीट सप्लाई की और आपको प्रोडक्ट मिले, तो इसको इंडोथर्मिक बोला जाता है। इंडोथर्मिक होने का क्या मतलब है बेटा, जैसे मान लो इसकी एनर्जी थी 30 जूल, आपने सप्लाई किया 20 जूल, तो इनकी एनर्जी कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 50 जूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट की हीट कितनी है, 30 है। प्रोडक्ट की हीट कितनी है बेटा, 50 है। 20 तो आपने सप्लाई किया ना, तो फाइनल में से इनिशियल अगर हम माइनस करें, डेल्टा H की वैल्यू देखें, तो HP माइनस HR, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर रहे हैं, 50 माइनस 30 प्लस 20 मिला कि नहीं, प्लस 20 जूल। तो कहने का ये मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट चेंज होता है बेटा, डेल्टा H जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि रिएक्टेंट को हीट मिलती है। एक्सोथर्मिक में आ जाइए, हीट निकलती है। मतलब ये है, जैसे अभी आपने देखा है N2 + 3H2 जब रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो 2 अमोनिया बनता है, साथ में हीट निकलती है। इसका ये मतलब है कि अगर इधर टोटल 50 जूल था,
तो अमोनिया के पास केवल बेटा 20 जूल 30 जूल कुछ बच रहा है, या से दैट 30 जूल बच रहा है। ये आपका 20 जूल, एक्चुअली ये 28 के आसपास होता है बेटा, है पर मोल। तो ये 20 जूल की हीट या 28.2 कैलोरी की हीट निकल जाती है अमोनिया वाले केस में। तो अब ये हीट ऑफ रिएक्टेंट है और ये हीट ऑफ प्रोडक्ट है। डेल्टा एच अगर हम लेंगे तो एच पी माइनस एच आर लेंगे। एच पी कितना है बेटा 30 जूल, एच आर क्या है 50 जूल, तो ये कितना आया -20 जूल आया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट चेंज होता है बेटा वो डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव से दिखाया जाएगा, नेगेटिव सिंबल दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लेवल पर। ये आप ओलंपियाड एनटीएससी वगैरह देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एंडोथर्मिक में क्या साइन आपको मिलता है, एक्सोथर्मिक में क्या साइन मिलता है। तो गौर किए रखिए, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया से तैयार करिए आप। तो हम लोगों ने आज की क्लास में बेटा 3 बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई कर लिया। कौन कौन से? एट द बेसिस ऑफ रेट, एट द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड एट द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, मतलब स्पीड, वेग के आधार पर, उत्क्रमणीयता के आधार पर और उष्मा निकलने या लिए जाने के बेसिस पर। अगली क्लास जो होगी आपकी वो इससे भी, या यूं कहिए आपके फर्स्ट लेसन के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप इसको देखिए वीडियो को और अपने बेस को मजबूत करते चलिए। इस ढंग से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप नो डाउट आप अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स तो गेन करेंगे ही करेंगे, और साथ ही आप 11th के लिए, 12th के लिए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एक अच्छा सा बेस तैयार कर पाएंगे बेटा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, खूब अच्छी तैयारी करिए। गुड लक, थैंक यू बेटा।